चलिए जी, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। नया टॉपिक क्या, सेक्शन 26 का डिस्कशन है। सेक्शन 26 ही अपने आप में इतना कमाल का सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है, पीजीबीपी का। एक पीजीबीपी आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जिंग सेक्शन को इसलिए भी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है कि इस हेड में किस तरह की इनकम चार्जेबल टैक्सेबल हो सकती हैं। तो इस वजह से हम लोग भी इस पर काफ़ी टाइम लगा रहे हैं और मैं भी इस सेक्शन के हर क्लॉज को बहुत डिटेल लेवल पे डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए जी, आज हम जो डिस्कशन करेंगे हमारा एक बहुत ही प्यारी क्लॉज सेक्शन 26(2)J, जिसे पुराने ज़माने में कहा जाता था सेक्शन 28(6)A। इतनी सी क्लॉज है, मतलब क्लॉज तो बेसिकली देखा जाए जो प्रोविज़न है वो तो यही है। तो मैंने एक पॉइंटर डाला हुआ है, ठीक है। क्लॉज तो बेसिकली सेक्शन क्लॉज तो आपकी इतनी है कि सब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट डिटरमाइन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बड़ा छोटी सी है, खत्म हो गई बात। जनाब ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी, इसके लिए हमें देखिए क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी। आपको पता है इसको अगर बहुत डिटेल लेवल पर पढ़ाया जाए तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर का डिस्कशन है, 1-1.25 घंटे का डिस्कशन है इस क्लॉज के ऊपर ही। क्यों ऐसा, चलिए समझते हैं। सेक्शन 26(2)J या फिर सेक्शन 28(6)A, इस क्लॉज को पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 39 नए जमाने का। यहां पे 2025 की मैं बात कर रहा हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं 2025 की और यहां मैं बात कर रहा हूं 1961 वाली इनकम टैक्स एक्ट की। सेक्शन 26(2)J या सेक्शन 28(6)A के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 39 जो बताता है एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। पुराने ज़माने में सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 43, ठीक है, 43(1). इसके साथ हमें एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 73 जो कि बताता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। पुराने ज़माने में सेक्शन होता था सेक्शन एक सेकेंड 49, ठीक है। सेक्शन 73 नए ज़माने में, सेक्शन 49 होता था पुराने ज़माने में, जो कि आपको बताता था कि सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। इसके साथ हमें एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 72 नए ज़माने का और सेक्शन 48 पुराने ज़माने का, जो कि हमें बताएगा मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल गेन की बात क्यों कर रहे हो? इसमें बहुत सारे सेक्शन कैपिटल गेन के हैं, क्योंकि ये क्लॉज इतनी कमाल की क्लॉज है कि इससे कैपिटल गेन की बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। कैपिटल गेन के बहुत सारे प्रोविजन की बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है और एक एक लिंकेज को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 39, सेक्शन 73, सेक्शन 72 नए ज़माने का, पुराने ज़माने का सेक्शन 43, सेक्शन 49, सेक्शन 48। अगर मैं यहां पर इसके बारे में लिख दूं तो ये था हमारा एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैसे निकलेगा? ये है मेरा मोड ऑफ कंप्यूटेशन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ठीक है। इसके अलावा आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 2101 और पुराने ज़माने में सेक्शन होता था सेक्शन 242A। ये सेक्शन आपको बताता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करता है कि साहब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं और पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन करता है। एक आपको यहां पर और इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिंकेज दूंगा मैं, वो है सेक्शन आपका सेक्शन 67(6)
और पुराने ज़माने में सेक्शन होता था सेक्शन 45(2). ये कहता है रिवर्स ट्रांजैक्शन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका बहुत डिटेल डिस्कशन यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक बहुत अच्छा डिस्कशन है इसका डिस्कशन। लेकिन ये प्रोविजन आपका सेक्शन 26(2)(j या सेक्शन 28(6)(a) से किस तरह से रिलेटेड है, जो भी हम अभी सेक्शन 26(2) में पढ़ेंगे, जो भी अभी हम सेक्शन 26(2)(j) में पढ़ेंगे, ठीक उल्टा सेक्शन 67(6) में बात है। हम यहां पढ़ेंगे कि सब इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में जब कन्वर्ट करा गया, 67(6) में पढ़ा जाता है जब कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कवर करा जाता है। तो मैं इसके बारे में यहां पे भी डिस्कशन करूंगा। तो साहब अब आप बताइए कि जब एक प्रोविजन से रिलेटेड इतनी सारी बातों को पढ़ना पड़ेगा तो ये प्रोविजन फिर छोटा कैसे हो गया? सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया या 2 लाइन लिख दी से प्रोविजन बड़ा छोटा नहीं होता। लॉ में तो यही तो बात है, छोटी सी बात लिख दी जाती है लेकिन उसके पीछे कितने लड़ाई कलेश हो जाते हैं, लिटिगेशन हो जाते हैं, कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रोविजन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूंगा कि साहब ये भी बात पढ़ो, ये भी बात पढ़ो, आपको खुद लगेगा सर इसका आगे तो ये बात होनी चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हो गया तो अब ये होना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपके दिमाग में खुद ही बहुत सारी बातें आएंगी, तो हम एक एक करके सबको कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात आती है कि साहब ये प्रोविजन आया क्यों। ठीक है, इस प्रोविजन को पढ़ने के लिए आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। उसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल को ढंग से बहुत अच्छे से समझना, बहुत मज़ा आएगा। ये बाकी पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, इसका एक केस लॉ है। मैं बाकी जो आगे वीडियो होंगे, क्योंकि आज तो सब कुछ कवर अप नहीं हो पाएगा और मैं चाहता भी नहीं कि मैं 1-1.5-2 घंटे का वीडियो बना दूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पार्टीशन में बनाऊँगा। इसमें एक केस लॉ भी है, मैं उसको भी ऐड कर दूँगा ताकि, और बहुत रिसेंट ही जजमेंट है 2024 के, आई थिंक 2024 का जजमेंट है, वो एक अच्छा केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम वगैरह के लिए भी, आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। चलिए अब बाकी बात छोड़ के अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। देखिए यहां पर मैंने जितने भी सेक्शंस की बात करी है, हम जो एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल के साथ ही इन सब सेक्शंस को जोड़ते चले जाएंगे। मैं वो सिचुएशंस बनाऊंगा, मैं वो कंडीशंस बनाऊंगा जिससे आप उन एग्जाम्पल के थ्रू इन सेक्शन को साथ साथ जोड़ते चलोगे। फिलहाल के लिए मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। हम एक एक करके सेक्शन को समझेंगे और लिंकेज बनाते चलेंगे। ठीक बात है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए तो बेकार लगेगा, ये ध्यान देते हैं। चलिए जी, सेक्शन 26(2)(j क्या कहता है, इसको समझने से पहले अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर साहब है, मिस्टर रोहित, मान लीजिए एक रोहित है, वो एक बिल्डर है। ठीक है, बिल्डर है, रियल एस्टेट में है, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं। बिल्डर तो यही काम करते हैं ना, बर्तन थोड़ा ना बनाएगा बिल्डर, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने फ्लैट बनाए, कई सारे फ्लैट्स बनाए, बहुत सारे फ्लैट्स बनाए। बिल्डर के लिए तो फ्लैट्स यही काम ही उसका है। ये फ्लैट उसके लिए स्टॉक होगा, भाई यूनिट्स है उसके, सेल इसी की तो कर रहा है, वो बना रहा है, उसका उसको सेल कर रहा है, तो उसको स्टॉक हो गया ना फ्लैट। मान लीजिए ये अपना फ्लैट बनाता था, बेचता था और अपना प्रॉफिट वगैरह अर्न करता था। एक पर्टिकुलर यूनिट थी, एक फ्लैट की पर्टिकुलर यूनिट थी जो उसे लगा कि साहब ये मेरे ऑफिस के लिए बड़ा सही लोकेशन वगैरह है, बड़ा सही अच्छा व्यू वगैरह आ रहा है,
इस यूनिट को मैं अपने ऑफिस पर्पस के लिए होल्ड कर देता हूं और इस यूनिट को मैं अब स्टॉक की तरह ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं इसको अपने ऑफिस की तरह ट्रेड करूंगा और इसको मैं कैपिटल एसेट मान लेता हूं। मेरा अभी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मेरा एक स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। ठीक बात है, हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। अच्छा, अब ये इसने फ्लैट में आए, मान लीजिए अप्रैल 2000 मान लीजिए 20 को, ठीक है। इसने एक फ्लैट की यूनिट को स्टॉक के जगह कैपिटल एसेट माना, मान लीजिए अप्रैल 2026 को, ठीक है। बड़ा अभी बिल्कुल लेमन टर्म में समझेंगे, कोई टेक्निकल बातें नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीके से बात समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरा एक फ्लैट है, मैंने मान लीजिए 100 200 500 फ्लैट बना दिए। एक फ्लैट मुझे लगा यार मेरा को ऑफिस की भी थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, मुझे थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, तो मैंने एक काम करा, मैंने एक फ्लैट रोक लिया। मैंने कहा साहब ये मेरा स्टॉक नहीं है, इसको मुझे बेचना नहीं, मेरे अपने लिए है, मेरे ऑफिस के लिए। तो मेरे ऑफिस के लिए उससे मैं बिजनेस वगैरह करूंगा, मेरा ऑफिस बन जाएगा, तो मेरे लिए वो कैपिटल एसेट हो गई। तो मैंने अपने इस फ्लैट को कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करा, ठीक है, 2026 को। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट ट्रीट करा, तो कन्वर्ट कर लिया अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट की तरह, कन्वर्ट कर लिया ना स्टॉक को कैपिटल एसेट की जगह। हाँ साहब ठीक बात है, अप्रैल 2026 में मैंने ये काम करा। उसके बाद आगे मैंने क्या काम करा, मेरा जो ये फ्लैट जिसको मैंने कैपिटल एसेट अपने ऑफिस की तरह ट्रीट करने लगा, इसको मैंने 2028 में, या एक काम करते हैं, इसको ना हम यहां पर कर लेते हैं 2024 और इसको हम कर लेते हैं 2026, ठीक है। 2026 में मैंने अपने इस ऑफिस वाली यूनिट को सेल कर दिया। जब ये स्टॉक था तो इसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए। 4 साल बाद मैंने इसको अपना एज अ ऑफिस ट्रीट करा, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एज अ ऑफिस कैपिटल एसेट में। उस टाइम इस फ्लैट की कीमत हो गई 80 लाख रुपए। और दो साल बाद जब मैंने इस फ्लैट को बेचा, मतलब फ्लैट को नहीं, अपने अब ऑफिस को, फ्लैट तो मेरा स्टॉक था, मैंने उस स्टॉक को अपना ऑफिस बनाया, मेरा कैपिटल एसेट बन गई। अब मैंने अपने उस ऑफिस को जिसको मैंने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, सेल कर दिया। ये मैंने सेल कर दी जब मान लीजिए 1 करोड़ में, ये मैंने सेल कर दिया मान लीजिए 1 करोड़ में। अब इन ट्रांजैक्शन को समझिए और मुझे बताइए टैक्स क्या होना चाहिए, क्या सेल हुई है। जब ये प्रोविजन नहीं था, जब ये प्रोविजन नहीं था तो इस तरह की जब कंडीशन होती थी, इस तरह की बात आती थी, तो सिंपल ये होता था कि साहब देखिए आपने कैपिटल एसेट बेचा है, तो सेल कंसिडरेशन आपकी क्या हो गई, 1 करोड़। और ये जो फ्लैट जिसको आपने 1 करोड़ में बेचा है, इसकी आपको कॉस्ट क्या थी, 50 लाख। तो आपका प्रॉफिट कैपिटल गेन कितना हो गया, 50 लाख। यही बात होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जब ये प्रोविजन नहीं था, जब ये सेक्शन 28(6)(a) नहीं था, तो सिंपल सी इस तरह से कुछ बात होती थी। अब यहां पर प्रॉब्लम ये लगी लॉ मेकर को कि साहब देखिए ये जब स्टॉक था तो मतलब बिजनेस का पार्ट था, इसको कन्वर्ट करा गया कैपिटल एसेट में, कन्वर्ट करा गया कैपिटल एसेट में, और फिर इस कैपिटल एसेट को बेच दिया गया। अब यहां पर लॉ मेकर को प्रॉब्लम लगी कि साहब ये जो कैपिटल गेन का 50 लाख रुपए हुआ है ना, ये सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट है ये एक्चुअल में कैपिटल गेन का नहीं है, इसमें कुछ पोर्शन बिजनेस का भी है। कौन सा, क्यों बिजनेस का क्यों है, क्योंकि इनिशियली ये जो ऑफिस बेचा है, ये जो कैपिटल एसेट जिसको कन्वर्ट कराया गया है, ये एक्चुअल में कभी ना कभी तो इन्वेंट्री थी, और अगर इन्वेंट्री थी तो फिर बिजनेस में टैक्सेबल होना चाहिए, पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए। इसलिए लॉ अमेंड करा गया। उन्होंने कहा साहब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत है, ये गलत ट्रीटमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट आई विद अफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 में, और लॉ मेकर ने कहा कि साहब जब किसी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा जाएगा, जब किसी इन्वेंट्री को, स्टॉक को
कैपिटल असेट में कन्वर्ट करा जाएगा, तो कन्वर्जन के टाइम ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उस टाइम, ठीक है, 80 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू। तो कन्वर्जन के टाइम उस इन्वेंट्री जो कन्वर्ट होके कैपिटल असेट बन गई है, कन्वर्जन के टाइम उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 28(6)(a। वो टैक्सेबल क्या होगी कि साहब जब स्टॉक इन्वेंट्री को कन्वर्ट कराया जाएगा कैपिटल असेट में, जब वो कन्वर्ट होगी, जिस दिन उसका कन्वर्जन होगा उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी एज अ पीजीबीपी अंडर सेक्शन 26(a)। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 28(6)(a में पीजीबीपी में क्या टैक्सेबल होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट। अब जो कैपिटल असेट कन्वर्ट हुई है एज अ फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 80 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ पीजीबीपी में ये 80 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। जो बात सेक्शन 28(6)(a) में लिखी गई, अमेंड करी गई फाइनेंस एक्ट 2018 में, वो सेम चीज कैरी फॉरवर्ड न्यू लॉ में भी करी गई है। अगर आप अब न्यू लॉ पढ़ोगे, देखो यहां पर भी यही बात लिखी है। कहता है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। हमारे वाले एग्जांपल में वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री क्या थी? फ्लैट थी। इसको मैंने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन कन्वर्ट करा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरी क्या होगी? पीजीबीपी की इनकम अंडर सेक्शन 26(2)(j। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट डिटरमाइन देम एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सब फेयर मार्केट वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब इसके फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ये एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रूल 57। रूल 57 प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। हम लोग अभी ये डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, सब फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 26(2)(j में टैक्सेबल होगी। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। ये एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा सर ये ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारे सेक्शन की इसमें लिंकेज हैं, लेकिन अभी तक जो हमने समझा, अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है। देखिए, मैंने आपसे यहां पर कहा, ध्यान से समझिए, मैंने आपसे यहां पर कहा ये स्टॉक अप्रैल 2020 में इसकी वैल्यू थी, इसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपए। इन्वेंट्री मैं बना रहा हूं भैया, मेरा फ्लैट बना, उसकी कॉस्ट भी कुछ आई होगी। जब मैंने इसको कन्वर्ट कराया तो उस टाइम कन्वर्ट कराने पर वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी 80 लाख रुपए। अब सेक्शन 26(2) ये कहता है कि साहब मेरे जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा वो पूरा 80 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। क्या ये बात सही है? जरा दिमाग लगा के बोलो। क्या कॉस्ट कहीं है? उसने तो प्रोविजन बड़ा सिंपल है, प्रोविजन ने बड़ा साफ बोला है। उसने कहा कन्वर्जन के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी सेक्शन 26(2)(g में एज अ पीजीबीपी इनकम है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कन्वर्ट होने पर एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट डिटरमाइन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये मेरी इनकम है, अब यहां पर क्या ये चीज लॉजिकल लग रही है? अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या चीज लॉजिकल है या कुछ गलती हुई लॉ मेकर से, या कुछ लॉ मेकर से गलती हुई है?
साहब कोई गलती नहीं हुई है। क्यों? आपको तो लग रहा होगा सर 80 लाख रुपए की मेरी फेयर मार्केट वैल्यू हुई है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मेरी कॉस्ट भी तो थी 50 लाख रुपए। तो मेरा जो पीजीबीपी वो तो 30 लाख रुपए हुआ ना, 80 लाख रुपए क्यों क्या टैक्सेबल करा रहा हूं? एक्चुअल में आपके 30 लाख ही टैक्सेबल हो रहे हैं। कैसे? जरा देखिए, जब ये यूनिट जो फ्लैट है, जब आपका वो इन्वेंट्री रहा होगा तो आपके ओपनिंग स्टॉक में आ रहा होगा एज अ 50 लाख, ओपनिंग स्टॉक में 50 लाख आ रहा होगा। 2020 में जब अपने रिकॉर्ड्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होंगे, जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये यूनिट क्लोजिंग स्टॉक से तो हट गई, तो क्लोजिंग स्टॉक इस यूनिट की तो जीरो हो गई। ये यूनिट जब स्टार्टिंग में यूनिट एज अ इन्वेंट्री थी तो आपने अपने बुक्स में इसको एज अ स्टॉक दिखाया होगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एज अ स्टॉक दिखाया होगा। आपने फिर कुछ टाइम बाद, कुछ पीरियड बाद इसको अपने कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये अब आपके क्लोजिंग स्टॉक से तो हट गई यूनिट, क्योंकि अब की वो इन्वेंट्री है ही नहीं, वो आपने तो कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया। और आपने सेक्शन 26(2)J में के अकॉर्डिंग 80 लाख रुपए एज अ इनकम दिखा दी। तो 80 लाख आपने एज अ इनकम दिखा दी, 50 लाख आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो आइडली आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 30 लाख ही तो हुआ। तो कहां गलती है? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। 30 लाख ही आपका एक्चुअल में इफेक्टिवली टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अभी देखिए, अब इसी एग्जाम्पल को अभी हमें आगे लेके चल, मैंने इसलिए कहा था ये एग्जाम्पल थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, लेकिन अभी इसी से हम बात करेंगे। जो फालतू चीज़ें हैं मैं अभी फिलहाल के लिए उसको यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे सेक्शन 28(6) से जब आया था फाइनेंस एक्ट 2018 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 में, इसको हटा देता हूँ। पहले जो ट्रीटमेंट होता था सेल कंसिडरेशन माइनस ये भी मैं हटा देता हूँ। इसके बाद ही अमेंडमेंट आई, फाइनेंस एक्ट 2018 आया, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं हटा देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या आता है दिमाग में। अभी तक इतनी बात हमें समझ में आ गई, इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि मिस्टर रोहित कि ये कैपिटल एसेट है। अभी हम यहां पे चलते हैं। अब देखिए, अभी ना सोल्ड वाला पोर्शन इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं यहां से। सोल्ड वाला पोर्शन फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ये 2020 है, ये 2024 है। ठीक है, ये 2020 है, ये 2024 है। जब ये इन्वेंट्री मेरी कैपिटल एसेट बन गई तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो इन्वेंट्री मेरे ऑफिस पर्पस के लिए हो गई, मेरी कैपिटल एसेट बन गई, क्या मुझे इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए? क्या मुझे इस पर अब डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए? आंसर इज यस, मैं इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। लेकिन डेप्रिसिएशन क्लेम किस वैल्यू पे करूंगा? ये कैपिटल एसेट की कॉस्ट थी 50 लाख रुपए और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2024 को 80 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन के लिए मेरी कॉस्ट क्या होगी? ये 50 लाख रुपए कॉस्ट होगी या फिर मेरी ये 80 लाख रुपए की कॉस्ट होगी? बताइए। अब हमारा जो पहली लिंकेज आती है वो आती है सेक्शन 39 या सेक्शन 43(1). अब हमारी जो लिंकेज 1 वो है सेक्शन 39 और सेक्शन 43(1). सेक्शन 39 या सेक्शन 43(1) पुराने जमाने का कहता है कि जब कोई असेट इस तरह से सेक्शन 22(J) में के अकॉर्डिंगली स्टॉक से कैपिटल असेट में कन्वर्ट होती है, जब कोई असेट स्टॉक से कैपिटल असेट में कन्वर्ट होती है, तो साहब जिस दिन वो असेट कन्वर्ट होती है उस दिन की जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जिस दिन वो असेट कन्वर्ट हुई उस दिन की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो हमारे एग्जाम्पल में एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी होगी? 80 लाख रुपीज। सेक्शन 39 सेक्शन 43(1). ठीक है, मैंने दोनों सेक्शन का रेफरेंस लेके चल रहा हूं, आपको इजी होगा समझने के लिए। तो इसका मतलब हमारे वाले केस में
ये कैपिटल असेट पे अगर मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है इन फ्यूचर, तो मुझे कॉस्ट कौन सी लेनी पड़ेगी? देखिए सेक्शन 43 पुराने जमाने का सेक्शन 43 बताता है कि साहब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। इस वाले एग्जांपल में, इस वाले सिनेरियो में इस कैपिटल असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? उसकी कन्वर्जन के टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि साहब इसी फेयर मार्केट वैल्यू को तो हमने पीजीबीपी में टैक्सेबल करा है ना, तो इसका बेनिफिट तो दे दो। इसी को तो हमने एज अ इनकम माना है। वो तो बात अलग है कि ओपनिंग स्टॉक को भी हमने लेस करा है, वो तो हमें लेस करना ही था, लेकिन आपने इनकम तो इसी को ही मान लिया, इसका हमें बेनिफिट तो दे दो। तो साहब आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। सेक्शन 39 और सेक्शन 43(1) ये बात बोलता है। ठीक बात है। लिंकेज टू सेक्शन 73, लिंकेज टू था सेक्शन 73 और सेक्शन 49। अब इन केस, अब थोड़ा सा सिनेरियो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे इस सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा सेक्शन, इसकी लिंकेज को बताने से पहले। अब मान लीजिए इस असेट को, अब सेल वाली बात आ जाती है, इस असेट को मैं सोल्ड कर देता हूं अप्रैल 2026 में, फॉर एन एग्जांपल इस असेट को मैं सेल कर देता हूं 1 अप्रैल 2026 में, मान लीजिए फॉर 1 CR, 1 करोड़ में मैं इस असेट को सेल कर देता हूं। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब मैं इस असेट को सेल करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी अब कैपिटल असेट बन गई है। कैपिटल असेट को मैं बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन होगा, कैपिटल असेट को बेच रहा हूं तो मुझे कैपिटल गेन हो रहा है। अब कैपिटल गेन में मुझे कंसिडरेशन तो पता चल गई है कि मेरी साहब सेल ये है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन मेरी कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़ की मैं इस असेट को बेच रहा हूं और जिससे वजह से मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, 1 करोड़ की उसकी सेल प्राइस है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? अभी हमने जो ऊपर सेक्शन 39 या सेक्शन 43(1) पढ़ा, हमने वो सेक्शन बताता है कि साहब इस कैपिटल्स के डेप्रिसिएशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो हमें डिफाइन हो गया है। अब मैं कह रहा हूं कि साहब ये एसेट अगर मैं इन फ्यूचर जाके बेचता हूं तो ऐसे केस में कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ऐसे केस में मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या इसकी कॉस्ट 80 लाख ही नहीं होगी? अगर मतलब बिल्कुल क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, क्या होगी इसकी कॉस्ट? 80 लाख की तो होगी, तो वही तो फेयर मार्केट वैल्यू मेरी पीजीबीपी में आपने टैक्सेबल कर दी है। तो जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन करी है अंडर सेक्शन 26(2)(j) में, क्या वही आपकी कॉस्ट होनी चाहिए? एग्जैक्टली वही तो कॉस्ट होनी चाहिए। दैट इज माई लिंकेज टू। लिंकेज टू कहता है सेक्शन 73 और पुराने जमाने का सेक्शन 49, वो कहता है कि सब ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू जो कि डिफाइन करी गई है सेक्शन 26(2)(j). फेयर मार्केट वैल्यू जो कि डिफाइन करी गई है सेक्शन 26(2)(j). ठीक है। सेक्शन 39 की लिंकेज समझ में आ गई कि डेप्रिसिएशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। इस असेट को मैं आगे जाके बेचूंगा तो उस केस में मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो सेक्शन 26(2)(j) में फेयर मार्केट वैल्यू, वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। आगे चलते हैं और मान लीजिए इस असेट को बेचने पर, इस असेट को जिसको मैंने बेचा है, इस असेट को मुझे बेचने पर इसके कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए के। तो कैपिटल गेन में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेल कंसिडरेशन 1 करोड़, ट्रांसफर एक्सपेंस 1 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने ऑलरेडी सेक्शन 73 में डिफाइन कर दी है 80 लाख। तो मुझे बेसिकली कितना प्रॉफिट होगा? 19 लाख का। बेसिकली लिंकेज
अगर मैं बात करूं लिंकेज 3 जो हमें बताता है सेक्शन 72 और सेक्शन 48, वो कहता है कि सब मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो मोड ऑफ कंप्यूटेशन कैपिटल गेन मतलब सिंपल है, सेल कंसिडरेशन मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया सेक्शन 73 में, और ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो लेस करके मैं अपना कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कर लूंगा। सेक्शन 72 और या सेक्शन 48 में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये जो आपको कैपिटल गेन हुआ, ये शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा? ये जो आपको कैपिटल गेन हुआ, ये आपको शॉर्ट टर्म होगा या आपको ये लॉन्ग टर्म होगा? अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए। लिंकेज 4 पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफाइन होता है सेक्शन 2101 और सेक्शन 242A में, पुराने जमाने का, ये नए जमाने का। 2101 है नए जमाने का, 242A है पुराने जमाने का। अब ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसके लिए हमें सेक्शन 2101 में देखना पड़ेगा। तो साहब बेसिकली क्या है, सेक्शन 2101 या सेक्शन 242A डिफाइन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि साहब अगर कोई एसेट 24 महीने उससे ज्यादा के या उससे कम पीरियड के लिए रखोगे तो शॉर्ट टर्म हो गया, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। उन्होंने कुछ इस तरह से बातें बोली हुई है, अभी बाकी चीज छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ इस तरह से बातें बोली हुई है। वहां पर एक बात और लिखी हुई है, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब जिस दिन असेट कन्वर्ट होती है एज अ कैपिटल असेट, जिस दिन असेट कन्वर्ट होती है एज अ कैपिटल असेट, उससे कन्वर्जन से पहले तो असेट मेरी स्टॉक थी। स्टॉक को बेचने पे तो मुझे क्या है, स्टॉक को बेचने में क्या मुझे कैपिटल गेन होगा? नहीं साहब, स्टॉक को बेचने को कैपिटल गेन थोड़ा होता है। जब ये स्टॉक मेरा कन्वर्ट हुआ कैपिटल असेट में, वहां से कैपिटल असेट बनी, तो क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग मुझे कहां से लेनी चाहिए? यहां से लेनी चाहिए अप्रैल 2020 जब मैंने स्टॉक खरीदा था, या फिर जब ये असेट कन्वर्ट हुई है एज अ कैपिटल असेट अप्रैल 2024 में, वहां से लेना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, समझ लीजिए कैसे, कहां से होना चाहिए पीरियड ऑफ होल्डिंग, कहां से होनी चाहिए? प्रोविजन में लिखा है कि साहब कन्वर्जन से पहले वाला जो पीरियड है, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगा? अप्रैल 2024 से लेकर जब असेट बेची गई है अप्रैल 2026 तक, 2 साल है, शॉर्ट टर्म है। और लंबे समय के लिए तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, हमारे केस में शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो लिंकेज 4 में हमने समझा कि साहब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या कहां से होनी चाहिए। तो पीरियड प्रायर टू कन्वर्जन shall be excluded. Period prior to conversion shall be excluded. Period prior to conversion shall be excluded. देखिए अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज समझी। हमने पहले तो प्रोविजन समझ लिया, सेक्शन 26(2)J क्या है हमने वो समझ लिया। उसके बाद हम आगे गए, हमने कह दिया कि साहब अब ये जो कैपिटल असेट हम जो स्टॉक था जो कैपिटल असेट में कन्वर्ट हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हमने सेक्शन 39 का रेफरेंस ले लिया कि भैया जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही कॉस्ट होगी। उसके बाद अब इस कैपिटल असेट को जो कन्वर्ट हो गया, ये मैंने मान लीजिए इसको फ्यूचर में बेच दिया, सेल कर दिया, सेल कंसिडरेशन मुझे पता है, लेकिन इसमें से मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट तो वही होगी ना जो अभी हमने फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन करी है सेक्शन 39 में, एक्चुअल कॉस्ट ली है,
वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी कैपिटल गेन के लिए भी, तो ये भी हमें डिफाइन हो गया। सेक्शन 73 या सेक्शन 49 में हमने ये भी समझ लिया। मोड ऑफ कंप्यूटेशन हमने निकाले, सेल कंसिडरेशन हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि डिफाइन करी है सेक्शन 73 या सेक्शन 49 में, बाकी ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह के हमने ये भी निकाल दिया। उसके बाद ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो हमने ये भी बात समझ ली कि साहब कन्वर्जन से पहले का पीरियड एक्सक्लूड कर दीजिए, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग में कवर अप नहीं होगा। जिस दिन असेट कन्वर्ट हुई है और जब वो सेल हो गई, इस पीरियड को पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे और इसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात होगी। इस पीरियड के बेस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात होगी। तो सेक्शन 39, 73, 72 और 2101 मेजरली आपकी जो लिंकिंग थी वो इन सेक्शंस की थी, मेजरली आपकी जो लिंकिंग थी वो इन्हीं सेक्शंस की रिलेटेड थी। मैंने एक लास्ट में बोला था, एक सेक्शन है सेक्शन 67(6) या 45(2) लास्ट लिंकेज। एक और लिंकेज है आपकी, लिंकेज 5 है मेरी, 5 और 4 है, 5 सेक्शन 67(2) और 45(2) पुराने जमाने का, ठीक है। ये है रिवर्स ट्रांजैक्शन। रिवर्स ट्रांजैक्शन ये क्या कहता है? देखिए 26(2)J में हमने पढ़ा, जब असेट स्टॉक इन्वेंट्री से कैपिटल असेट में कन्वर्ट होती है। 67(2) में हम पढ़ेंगे जब कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है। जब कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तब हम पढ़ेंगे सेक्शन 67(6). हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन कैपिटल गेन के चैप्टर में होगा, ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन इस टाइम मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देके हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए एक कैपिटल एसेट है, एक कैपिटल एसेट है जिसकी कॉस्ट है करीब 50 लाख रुपए। एक कैपिटल एसेट है जिसकी कॉस्ट है करीब 50 लाख रुपए। ये कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टेड टू स्टॉक, और जब स्टॉक में कन्वर्ट हुई उस टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 80 लाख रुपीस। एक कैपिटल एसेट थी जिसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपए, इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा गया। जब कन्वर्ट करा गया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 80 लाख रुपए। बाद में ये स्टॉक जो कन्वर्ट हो गया है, ये स्टॉक को सोल्ड कर दिया गया फॉर मान लीजिए 1 CR। स्टॉक को आगे हमने बेच दिया 1 करोड़ में। अब बात यहां पर यह है कैपिटल गेन क्या होगा? स्टॉक को मैंने बेच दिया, कैपिटल गेन क्या होगा और बिजनेस इनकम क्या होगी? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग। जब मैंने इस स्टॉक को 1 करोड़ में बेचा, देखिए अब जरा ध्यान से समझिए, कैपिटल एसेट थी, अगर मैं कैपिटल एसेट को एज अ कैपिटल एसेट बेचता तो कैपिटल गेन होता। मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करा, स्टॉक बेचा, इसका मतलब वो कैपिटल एसेट भी इन्वॉल्व हो गई, स्टॉक भी इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब कैपिटल गेन भी है और बिजनेस इनकम भी है। तो मुझे जरा ध्यान से बताइए कैपिटल गेन मेरा क्या होगा? कैपिटल गेन मेरा क्या रहा होगा? कैपिटल गेन रहा होगा, देखिए मैंने 1 करोड़ में स्टॉक बेचा है, कैपिटल एसेट नहीं बेची। कैपिटल एसेट की जब मैंने कन्वर्ट कराया था एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उस टाइम फेयर मार्केट वैल्यू थी 80 लाख रुपीज। यही मेरी कन्वर्जन के मतलब यही मेरा सेल कंसिडरेशन हो गया, और इसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपीज, तो मेरा कैपिटल गेन हो गया 30 लाख रुपीज। अच्छा, लेकिन ये कैपिटल गेन कब होगा? ये कैपिटल गेन होगा जब आपका स्टॉक बिकेगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये सेक्शन 67(6) डिटेल डिस्कशन अलग से होगा, लेकिन मैं इसका एक हल्का से आइडिया देके छोड़ रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि इसका एक रिवर्स इंपैक्ट है सेक्शन 26(2)J का। ये कैपिटल गेन तब होगा जब ये स्टॉक बिकेगा। जब स्टॉक बिकेगा तो कैपिटल गेन भी होगा और बिजनेस इनकम भी होगी। बिजनेस इनकम के स्टॉक कितने में बिका? 1 करोड़ में। अब इस स्टॉक की
कॉस्ट क्या होगी, इस स्टॉक की कॉस्ट 50 लाख होगी या जो कन्वर्ट हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू वो कन्वर्जन के टाइम में जो फेयर मार्केट वैल्यू थी या वो होगी। अभी तक हमने जितना लॉजिक उधर लगाया सेम लॉजिक यहां पर भी लगेगा। पहले कॉस्ट का तो भूल ही जाओ ना, जो फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्ट होने पे आई है हम उसको ही कंसीडर करेंगे ना। तो जब कैपिटल गेन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल गेन की मुझे कॉस्ट पता है। बिजनेस इनकम के केस में जब स्टॉक बिका 1 करोड़ के और ये कन्वर्ट होने में कितने आई थी 80 लाख, तो 20 लाख रुपए। इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए बस एक रेफरेंस ले लिया मैंने 67(6) का। नहीं भी पढ़ना है तो उसको छोड़ भी सकते हो फिलहाल के लिए। जब सेक्शन 67(6) या 55(2) पुराने जमाने का जब कवर अप कर लोगे तब एक बार दोनों की लिंकेज करके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है आप लोगों को मैंने जितना समझाया सिर्फ उस पर फोकस करो तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। अननेसेसरी के और सेक्शन लिंकेज करने के चक्कर में कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस प्रोविज़न को अब हम ज़रा समराइज करते हैं। इस प्रोविज़न को अब ज़रा हम समराइज करते हैं। देखिए समराइज करते हैं इसको। हमने सेक्शन पहले पढ़ा सेक्शन 26(2)(j। ये कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स होगी एज पीजीबीपी। ठीक बात है, हमने समझ लिया। फिर हमने सेक्शन पढ़ा 39। इसमें हमने पढ़ा कि ये जो ऊपर हमने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है ना, यही मेरी बिकम एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। सेक्शन 39 में मैंने यही बात पढ़ी कि जब सब जो हमने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है वही मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए। उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा सेक्शन 73। सेक्शन 73 में पढ़ा कि साहब यूज दैट सेम फेयर मार्केट वैल्यू एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सब्सिक्वेंट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालने के लिए मेरी कॉस्ट क्या होगी, वही सेम फेयर मार्केट वैल्यू मेरी कॉस्ट हो जाएगी। सेक्शन 72 में मोड ऑफ कंप्यूटेशन कैपिटल गेन में मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हमने पढ़ा सेल कंसिडरेशन लेस कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस लेस क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 73। हमने ऑलरेडी 73 में कॉस्ट निकाली हुई है। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा 2101। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से स्टार्ट होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन, डेट ऑफ कन्वर्जन। तो इस तरह से हमने इतने प्रोविजन में इस प्रोविजन को पढ़ा, इतने सेक्शन से लिंक करके इस प्रोविजन को पढ़ा। तो ये आपका खत्म होता है सेक्शन 26(2)(j। अब इसमें एक आध केस है, मैं वो केस भी कवर करूंगा क्योंकि रिसेंट जजमेंट है 2024 का, मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन उसको मैं कवर करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ केस लॉ, और कोशिश करना कि ये वाला वीडियो और उस केस लॉ का वीडियो दोनों को साथ में देखो, अदरवाइज थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। वैसे ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड ये करूँगा दोनों को साथ में देखो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।